इलाके पर कितना ध्यान दिया। लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज पर निकला इंडिया वॉइस का ये खास चुनावी रथ पहुंच चुका है झुमका सिटी बरेली। वैसे तो ये शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव की तमाम सरगर्मियों की। इस जिले में बरेली, बहेरी, मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, बथीरी, चैनपुर, बरेली कैंट और ओनला कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विधायक चुने गए, तो वहीं 3 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई, तो वहीं 1 सीट पर आईएमसी के प्रत्याशी विधायक चुने गए। सबसे पहले बात करते हैं बरेली सिटी विधानसभा की। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण कुमार विधायक चुने गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अनिल शर्मा को हराकर जीत दर्ज की। इसके बाद बात करते हैं बरेली कैंट विधानसभा की। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राजेश अग्रवाल विधायक चुने गए। उन्होंने एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे फहीम को हराकर जीत दर्ज की। बरेली कैंट के बाद चुनावी रथ का अगला पड़ाव बना अलोन विधानसभा। पिछले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी नेता धर्मपाल सिंह विधायक निर्वाचित हुए। धर्मपाल ने समाजवादी पार्टी के महिपाल सिंह को हराकर जीत दर्ज की। अलोन के बाद चुनावी रथ का अगला पड़ाव बना बहेड़ी विधानसभा। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से एसपी उम्मीदवार अताउर रहमान ने जीत दर्ज की। रहमान ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे छत्रपाल सिंह को बेहद नजदीकी मुकाबले में महज 16 मतों से हराने में कामयाबी हासिल की। बहेड़ी के बाद हम बात करते हैं मीरगंज विधानसभा की। इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुल्तान बेग विधायक चुने गए। बेग ने बीजेपी प्रत्याशी डीसी वर्मा को हराकर जीत दर्ज की। मीरगंज के बाद चुनावी रथ ने रुख किया भोजीपुरा विधानसभा का। इस सीट से आईएमसी के शहजुल इस्लाम विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह को हराकर जीत दर्ज की। भोजीपुरा के बाद चुनावी रथ का अगला पड़ाव बना बथीरी चैनपुर। इस सीट से बीएसपी के वीरेंद्र सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। वीरेंद्र ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र को हराकर जीत दर्ज की। इसके बाद बात नवाबगंज विधानसभा की। इस सीट से समाजवादी पार्टी के भगवत शरण गंगवार विधायक निर्वाचित हुए। गंगवार ने बीएसपी की उषा गंगवार को हराकर जीत दर्ज की। नवाबगंज के बाद चुनावी रथ का आखिरी पड़ाव बना फरीदपुर विधानसभा। इस सीट से समाजवादी पार्टी के सियाराम सागर ने जीत दर्ज की, जबकि बीएसपी के विजयपाल दूसरे नंबर पर रहे। मतदाता एक बार फिर अपने सिटिंग विधायकों पर भरोसा करेंगे या फिर किसी दूसरे उम्मीदवार को मौका देंगे, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि झुमका सिटी बरेली में मूलभूत सुविधाओं में आज भी सुधार की बहुत जरूरत है। चुनावी रथ से विद्या सागर की रिपोर्ट।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी रथ में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। जी हां, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। उस बाजार में भी मैं चलूंगा। हूं इस वक्त बरेली में, बरेली के जंक्शन पर। यहां 9 विधानसभा क्षेत्र है। हर विधानसभा क्षेत्र की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता का मिजाज क्या है, यहां पर मौजूदा सरकार ने कितना काम किया है और अब यहाँ पर माहौल क्या बन रहा है। तो चलिए हम लोगों से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। भाई क्या नाम है? राजेश कश्यप। राजेश कश्यप जी, कहाँ से आए? ये बित्री विधानसभा ब्रियन नारायणपुर से आए। तो वहाँ पर क्या माहौल चल रहा है? ठीक है सर। ठीक चल रहा है। हाँ, विकास हुआ है? हाँ हुआ है, विकास हुआ है। तो किसके फेवर में माहौल चल रहा है? कौन कौन से पार्टी में टक्कर लग रहा है? अरे वहाँ तो तीनों ही फाइट में है सर। तीनों ही फाइट। जी। अच्छा, लेकिन आम लोगों को कुछ फायदा हुआ है? हाँ फायदा। चलिए, और भी हमारे साथ बुजुर्ग हैं, आप बताइए जी। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आए हैं? मैं कैंट विधानसभा से आया हूँ। कैंट विधानसभा से आए हैं। कैंट विधानसभा का विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ। कौन है सिटिंग एमएलए वहाँ के, किस पार्टी से? भाजपा से जो हैं श्री राजेश जी हैं। आज तक जो है उन्होंने तो कभी जाके ही किसी कैंट विधानसभा में पूरी में कभी देखा ही नहीं है कभी आज तक। अच्छा, मतलब कोई विकास नहीं हुआ है। जो मौजूदा सरकार है, सरकार के द्वारा कोई काम हुआ? सरकार के द्वारा अभी तो कोई ऐसा हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, यानी वहाँ की जनता नाराज है? जनता नाराज है। क्या माहौल है? किस माहौल ये है कि बसपा पार्टी का बहुत जोर शोर पे काम चल रहा है इस समय और वो ही विजय हो। क्यों बसपा क्यों? जी, मेरा नाम रामवीर कश्यप है सर, बित्री विधानसभा से। हमारे यहाँ तीनों का कड़ा मुकाबला है पार्टियों का। सबसे ज्यादा का कैद बीजेपी इस समय हाई टक्कर पे है। अच्छा, तो चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। और इस वक्त आप कहाँ से आए हैं? मैं बरेली कैंट से हूँ। रमेश कुमार कश्यप एडवोकेट टन्नू मेरा नाम है। और मैं हमारे जो प्रत्याशी जी हैं, मैं इनके साथ खूब जोर शोर से लड़ा रहा हूँ। और मेरे जो कैंट विधानसभा में जो 32,000 कश्यप समाज का जो वोट है, पूर्ण रूप से इन्हें 25 से 26,000 वोट इन्हें मिल गया है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि आप ठीक है कश्यप समाज से हैं, आप सारे वोट इनको दे रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्यों बीएसपी ही क्यों मौजूदा जो विधायक रहे उन्होंने काम नहीं किया? मौजूदा जो सरकार है उन्होंने नहीं। जो हमारे जो वर्तमान में जो राजेश अग्रवाल जी हैं, 25 सालों से कैंट विधायक हैं। आज तक इतने गड्ढे खुदे हुए हैं पूरे कैंट विधानसभा में, जो लोग उनसे त्राई जो जनता पूरी तरह से उनसे नाराज है। इसलिए आप लोग परिवर्तन के मूड में हैं। जी, आप? मेरा नाम जुगल किशोर है और हम नोटबंदी के मारे, हम व्यापारी लोग हैं। नोटबंदी के मारे हमारी इतनी ज़्यादा समस्या हुई है व्यापारी के लिए कि मतलब अपना काम धाम छोड़ के हमें लाइनों में लगना पड़ रहा था। और जो हमारा अपना पैसा जमा था उसमें हमें फिर 500, 1000, 2000 करके हमारा पूरा रोजगार की सत्यानाश कर। यानी जो मोदी जी ने जो एक्शन लिया है उसी से आप लोग नाराज हैं? जी, उससे हम लोग बहुत नाराज हैं। तो व्यापारी को बहुत नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलिए, हमारे साथ प्रत्याशी भी हैं। आपका नाम? राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता जी, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मुझे इस समय बहुजन समाज पार्टी ने 125 कैंट विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और मैं वैसे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रांतीय महामंत्री भी हूँ। अच्छा, तो गुप्ता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता आपको वोट क्यों दे? बहुत अच्छी बात आपने कही है। जनता जो इस समय 5 साल शासन रहा, गुंडागर्दी रही, लूट मार रही, प्लाटों पर, दुकानों पर कब्जे रहे, जिस प्रकार से एक परिवार ने सत्यानाश कर दिया उत्तर प्रदेश का, तो अब पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है और उसने मन बना लिया है। सबसे पहली जो बड़ी व्यवस्था है पूरे उत्तर प्रदेश में वो कानून व्यवस्था है। तो पब्लिक चाहती है कि कानून व्यवस्था अच्छी रहे, कानून से कानून का राज चले और एक समान सबके विकास के लिए काम हो। एक जाति का नहीं, एक पार्टी का नहीं, एक उसका नहीं, सब लोग समाज में खुशी रहें और सबको सत्ता का लाभ सबको प्राप्त हो, ये पब्लिक चाहती है। लेकिन बसपा समाज में, ये माफ करिए, बसपा सरकार में, बसपा की जब भी सरकार बनती है, ये लोगों के जहन में है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग परेशान नहीं होते हैं, कानून व्यवस्था ठीक रहती है, लेकिन जो उनके फिक्स वोटर हैं उनका भी विकास नहीं हुआ है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। जो समय मिलता है उसमें बसपा सबके विकास की बात करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। और है क्या कि जब कानून व्यवस्था सही होगी, जब ईमानदारी का शासन होगा, जब सर्वत्र विकास होगा,
तो फिर सब लोग उससे खुशी रहेंगे। और ऐसा मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि हम तो जहां जहां जा रहे हैं, जो बसपा का फिक्स वोटर है वो तो हमको ये कह रहा है कि भाई साहब आपको हमारे आने की आवश्यकता ही नहीं, हम तो आपको वोट देंगे ही देंगे। तो इसलिए जो है वो मैं नहीं समझता कि ये कहीं ऐसी बात है। और बहन, तो आपके लिए क्या क्या प्राथमिकताएं, आप क्या क्या करेंगे अपने क्षेत्र में? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, एक तो मैं कैंट विधानसभा में सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारा नौजवान जो है पढ़ने लिखने के बाद, चूंकि समाज की और परिवार की सबकी निगाहें उसके ऊपर लगी होती हैं कि जब वो डिग्री लेकर के आए तो कोई अच्छा कारोबार करे, रोजगार करे। और कारोबार और रोजगार की व्यवस्था यहाँ बहुत खराब है। तो सबसे पहले मैं युवाओं को और छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से प्रशिक्षित करवाऊंगा कि उन्हें फिर उसके बाद चाहे नौकरी मिले और ना भी मिले नौकरी, तो वो कोई ना कोई अपना कारोबार करके अपना जीवन यापन कर सकें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। जी, अभी वहाँ पर उस विधानसभा क्षेत्र में किस चीज़ की जरूरत है? विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी तो विकास की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर मैं रहने वाला हूँ वो लाइन पार का एरिया कहलाता है, तो वो वहाँ कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। सारे पूरे गलियों में पानी पानी भरा हुआ है, इतने गड्ढे हैं। स्कूल जो प्राइमरी स्कूल जो हैं उसमें बच्चे नहीं जा पाते। गरीब दलित बस्तियां हैं, वहाँ पे जो मौजूदा विधायक है कभी झांक के नहीं देखा। अभी वहाँ महामारी फैली, चिकनगुनिया, लोग परेशान रहे, त्राही कर रहे थे। और समाजवादी पार्टी की जो शासन व्यवस्था है, कोई भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं, ना पर वहाँ पर डॉक्टर लोग आए, ना कि मौजूदा विधायक ने आकर वहाँ के गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की सुध लेने का काम। यानी कुल मिलाकर जो वहाँ के लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया। कश्यप समाज से मैं बाबूराम कश्यप, पूरा कश्यप समाज जो है राजेंद्र के साथ है, बस यही कहना चाहता हूँ। तो आपने सुना कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो लगभग मन बना चुके हैं कि उन्हें परिवर्तन करना है, क्योंकि मौजूदा जो विधायक है उन्होंने उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया है और मौजूदा सरकार ने भी वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए लोग काफी त्रस्त हैं और अब परिवर्तन के मूड में हैं। आगे का रुख करते हैं अगले विधानसभा में वहाँ का मिजाज क्या है। जी हाँ, अब हम चुनावी रथ लेकर पहुंचे हैं बरेली कॉलेज। ये बहुत ही ऐतिहासिक कॉलेज है और रुहेलखंड के हर बच्चे में, हर छात्र छात्राओं में ये एक मन में आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती हैं कि इस कॉलेज में आकर पठन पाठन करें। और यहाँ बहुत सारे बच्चे भी हैं, कुछ हमारे साथ प्रत्याशी भी हैं जो बरेली शहर से, बरेली कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यूथ को लेकर कि आखिरकार विधानसभा चुनाव है करीब, और विधानसभा चुनाव में यूथ में क्या क्रेज है, यूथ क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, जो आज के स्टूडेंट हैं, जो कल के भविष्य होंगे, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें कैसी सरकार चाहिए। आपका नाम? शारिक जैदी। तो क्या कर रहे थे अभी? हम अभी नाटक कर रहे थे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। तो हम चाहेंगे भी ये कि आगे जो चुनाव हो उसमें हमारा एक ऐसा नेता आए जो भ्रष्ट ना हो और हमें अच्छी से अच्छी सरकार मिले। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम दीक्षा त्रिपाठी है। सर, मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ। अच्छा, मास कम्युनिकेशन करने, तो कैसी सरकार चाहिए? सर, सभी इंसान चाहता है कि भ्रष्ट सरकार हमें ना मिले। इंसान हमेशा प्रॉब्लमों से जूझता रहता है, चाहे डॉक्टर हो, अभी हम प्ले भी करके आए हैं, डॉक्टर, पुलिस, हर इंसान करप्टेड है। जनता दुखी हो गई है, उसको एक सेटिस्फेक्शन वाली सरकार चाहिए। तो बिल्कुल, देखिए जो यूथ है उसके मन में यही है कि इनका जो सपना है एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, ताकि ये बच्चे आगे आ सके, पढ़ लिख के सब काबिल तो हो जाते हैं लेकिन बेरोजगारी हो जाती है और तब लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, और ये यही इसी वजह से होता है कि यहाँ भ्रष्टाचार है। हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित खंडेलवाल। आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं 124 शहर विधानसभा बरेली से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप खुद भी एक यूथ में हैं, युवा हैं आप, तो क्या प्राथमिकताएं हैं, आपको जनता वोट क्यों दे?
जनता वोट मेरे को क्यों दे, बात यह है कि दरअसल हमारी जो यहाँ पे लगातार जैसे चलिए मैं बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों के द्वारा यहाँ पे इतनी युवाओं की उपेक्षा करी गई है जो एक तो बेहद निंदनीय है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट उतारे गए हैं उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर की है, 60, 65, 66, 67, 72, 73। वो तो ठीक है, वो अपनी उनकी रणनीति है। हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या करना चाहेंगे जनता के बीच जब आप जाते हैं, तो आपके पास ऐसा कौन सा मुद्दा है जो जनता आपकी तरफ आकर्षित हो? नहीं, ऐसा है, इसके अंदर सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है जब हमारे 73, 74, 75, 78 वर्ष के जब हमारे उम्मीदवार होंगे तो वो हम युवाओं वाली बात को समझ ही कहाँ पाएंगे। यहाँ पे जनरेशन गैप की बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी। अब आज मैं अगर युवा हूँ, आज अगर मेरी आयु अगर 36-37 वर्ष की है और आज मैं अगर इसी आयु में से अगर निकल करके आया हूँ, तो इन लोगों की सारी समस्याओं को मैं समझ तो पा रहा हूँ कि आखिर इन लोगों को कहाँ दिक्कत हो रही है। एक ये लोग अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी अगर जाएंगे, जहाँ ये लोग अपनी जिंदगी का पहला कदम रखते हैं, उस पहले कदम पे 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 रुपए का सबसे पहले तो हमें पहले दिन जहाँ जिंदगी की शुरुआत कर पाते हैं वहाँ पे हमें सबसे पहले रिश्वत देनी पड़ यानी जाती है। आप भी ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो भी प्रत्याशी हो वो विकास करें। आप अपना नाम बताएं। प्रियंका खंडेलवाल। अच्छा, आप कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? 125 कैंट विधानसभा। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या मुद्दे हैं? मैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आत्मरक्षा के लिए खड़ी हुई हूँ, ताकि किसी भी तरह की महिलाओं को जो सम्मान नहीं मिलता है उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 8 बजे के बाद घर वाले भी बताते हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, हर तरह से अनसेफ है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा जो विधायक हैं वहाँ पर या मौजूदा जो सरकार रही है, क्या उस क्षेत्र में विकास नहीं किया है? क्या उन्होंने ये अभी तक ऐसा कोई भी विकास नहीं हुआ। इतनी आबादी में कोई भी पार्टी महिला कैंडिडेट के लिए टिकट देने को तैयार नहीं है कि महिलाओं की समस्या है, उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। उसके लिए महिला कैंडिडेट का होना जरूरी है। हमारे बरेली के अंदर, बरेली मंडल के अंदर 24 विधानसभा की सीटें, 24 विधानसभा की सीटों में एक भी पार्टी ने किसी महिला को एक टिकट तक नहीं दिया है। अब महिला को अगर कुछ ऐसी इंटरनल बातें होती हैं जो पुरुष से नहीं अगर कही जा सकती हैं, नहीं बता सकती हैं अपने जुल्मों के लिए, तो उसके लिए महिलाएं अगर आगे नहीं आएंगी तो उनकी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या रिस्पांस मिलता है आपको जब आप पब्लिक के बीच जाते हैं? लोग, पब्लिक हमारे साथ होती है, कहती है मैडम हम आपके साथ हैं, बस आप ऐसा ना करना कि जो विधायक बनते हैं वो 5 साल बाद तक पलट के नहीं देखते हैं, वोट मांगने चले आते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करना, हम आपके साथ हैं। जी, जैसे यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं, उनसे भी हम जानेंगे। और भी आप आगे आओ। आपका नाम क्या है? जी, विनायक पांडे। विनायक पांडे। विनायक पांडे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार को लेकर यूथ के मन में सबसे ज्यादा हलचल मचती है। वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार हो कि पढ़ने लिखने के बाद जब आपकी डिग्री हो जाए तो आपको रोजगार मिले या फिर भ्रष्टाचार से सामना न करना पड़े। आप क्या सोचते हैं? जी, आप हम सभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आने वाले कुछ साल जो इस बार चुनाव होने वाले हैं तो हमारे लिए खासकर अहम है। तो हम तो यही चाहेंगे कि एक फेयर कंपटीशन रहे, और जैसे कि कुछ खास कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं तो उसमें कुछ खास वर्गों को महत्व दिया जाता है, तो वैसा ना हो, सभी के लिए समान अधिकार, सभी को समान है। और भी हमारे पास कुछ लोग हैं, समर्थक भी हैं। आप कहाँ से आए हो? सर्वप्रथम मैं इस बरेली कॉलेज का लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैंने ग्रेजुएशन ऐसे किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है यहाँ से। सर्वप्रथम मेरा ये कहना है कि चुनाव होते हैं तो हमारे बीच में कई नेता आते हैं, लेकिन छात्रों की और युवाओं की बात करने वाला कोई नहीं होता। अपने घोषणा पत्र में लुभाने के लिए तो कई बार कहा जाता है, जैसा ये प्रदेश सरकार, जिसमें लोग कहते हैं कि युवाओं के हमारे मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर युवाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा। सबसे पहली हमारी मांग थी छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव यहाँ पर 1 साल हुए, उनको लगता है कि छात्र संघ चुनाव में वो नहीं जीत सकते, उनको लगता है कहीं ना कहीं छात्रों के यहाँ पर हित नहीं होना चाहिए, जबकि विधानसभा चुनाव होते हैं, हर क्षेत्र में चुनाव होते हैं, पर छात्रों के बरेली कॉलेज जैसा कैंपस जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, बरेली कॉलेज है कि यह यहाँ की इतिहास की धरोहर है। इस कॉलेज को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बहुत टाइम से संघर्ष चल रहा है, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर कोई कार्य नहीं करा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के तो इतनी साल से यहाँ पर विधायक हैं, अपने शहर में भी है, कैंट में भी है, लेकिन इस बरेली कॉलेज को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने किसी ने नहीं करा। तो अब तो केंद्र में भी सरकार है, जो बीजेपी के केंद्र में भी सरकार है, लेकिन फिर भी पहल नहीं हो रही है। तो यहाँ कैसा माहौल बन रहा है, आप बताइए। सर, हम तो ये कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ को जब ये बात कहते हैं तो बेटी महिला कैंडिडेट को भी हमें खड़ा करने का अधिकार होना चाहिए। तो इसके लिए हमें बड़ी खुशी होगी इस बात पे भी अगर ध्यान दें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप? यस सर, मेरा नाम शिवम मिश्रा है, मैं यहाँ से MSc फिजिक्स कर रहा हूँ। सर, मैं यहाँ से इतना कहना चाहूँगा कि जो इस समय वर्तमान में गवर्नमेंट चल रही है, जो युवा हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमारे बरेली शहर के लिए बहुत कुछ किया है। शामतगंज फ्लाईओवर जो बन रहा है,
आपका ये कुदेशिया पे है, और बाकी रोडें देखिए आप, जो यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा टू जो लखनऊ का जो एक्सप्रेस वे है, तो बहुत कुछ किया उन्होंने विकास के लिए। मेट्रो का जो प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया लखनऊ में, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि युवा दृष्टिकोण से बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। चलिए आप बताइए आपका नाम। मैं रोहतास कश्यप, और मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी आपने जो अमित खंडेलवाल जी और प्रियंका खंडेलवाल जी जिस पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं उस पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, जनशक्ति एकता पार्टी से। जैसे अभी भी हमारे एक यहाँ पर जो स्टूडेंट थे, जिन्होंने बताया ला के स्टूडेंट थे, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इसी कॉलेज से बीकॉम मैंने किया 2003 में, 2009 में लॉ किया, उसके बाद फिर मैंने एमकॉम भी किया, मैंने भी इसी कॉलेज से लॉ किया हुआ है। और ये उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी को बहुत टाइम से जो है डिमांड चल रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, आज तक किसी ने नहीं उठाया। तो इन सब चीज़ों को बरेली में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से जो है हमको मजबूरन जो है पार्टी बना करके हम युवा लोगों को आगे लेके आना पड़ रहा है। दूसरा बात ये बरेली की जो अभी तक तो आपने जो पार्टी बनाई है और आपने कैंडिडेट्स भी कितने कैंडिडेट्स उतारे हैं? हमारे लगभग जो है करीब 50 सीटों पे कैंडिडेट्स हैं। 50 सीटों पर है, तो आपने घोषणा पत्र बनाया है? घोषणा पत्र भी हम 1-2 दिन में डिक्लेयर करेंगे घोषणा पत्र। तो क्या मुद्दा है, क्या मुद्दे हैं जनता के बीच, किस आधार पर जा रहे हैं? नहीं, जनता के बीच तो हम अगर बात करेंगे पूरे प्रदेश में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अगर बरेली की बात करें तो बरेली में सबसे बड़ी समस्या जो है ये बाकरगंज की है। बाकरगंज में जो वहाँ कूड़ा पड़ता है, जो कि बहुत समय से लड़ाई लड़ी जा रही है उसके। ऐसा कौन सा काम आप करेंगे जो अब तक सरकार ने नहीं किया है? अब तक सरकार ने नहीं किया है। एक तो ये बाकरगंज का कूड़ा नहीं हटवाया उन्होंने, सॉलिड वेस्ट तो तुरंत हट जाएगा। नहीं हट रहा है। वो बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो गया वहाँ पर, पूरा बाकरगंज वहाँ पर कैंसर से पीड़ित हो गया वहाँ पर उसकी वजह से। इसके अलावा यहाँ पर जो विधायक रहे हैं सब लोगों के मैंने देखा है, उनकी विकास नीति का ब्यौरा निकलवा करके उसमें निकल रहा है कि 11-12 करोड़ रुपए उनको 5 साल में मिलता है, तो उसमें 6-7 करोड़ रुपए विद्यालयों को बांट देते हैं, कमीशन खोरी होती है 50%। उसमें ये नहीं चलेगा इस तरह। जी कैसी सरकार चाहिए? हमें ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं का ध्यान दे। असल में होता क्या है, सरकारें आती हैं युवाओं के लिए पुलिंदे लाती हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सरकार बनती है सारे लोग भूल जाते हैं। मैं सही कहूँ तो मोदी सरकार को चुनना चाहूँगा, क्योंकि जब से मोदी सरकार भारत में आई है तब से पूरे विश्व में भारत का नाम ऊपर हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर गई है। नोटबंदी से पूरे भारत में जो भ्रष्टाचार से काला धन कमाया गया था, वो काला धन कहीं ना कहीं एक जगह एकत्र होने का काम किया गया है। जैसे कि हमने कहा कि इस वक्त हम हैं सिंघौती गांव में और बसपा के प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मैं नसीम अहमद। नसीम अहमद साहब, तो आप जनता के बीच घूम रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आप बसपा के प्रत्याशी हैं, क्या क्या प्राथमिकताएं? देखिए, जब मैं आज से 3 साल पहले यहाँ, जो उस वक्त मैं फॉरेस्ट ऑफिसर था, यहाँ का रहने वाला हूँ, लखनऊ में पोस्टिंग थी। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा क्षेत्र के अंदर जो ये तहसील है उत्तर प्रदेश की, बहेड़ी तहसील उत्तर प्रदेश की नंबर 1 तहसीलों में हुआ करती थी। यहाँ का चीनी यहाँ की और यहाँ का गन्ना, जो शुगर और यहाँ का चावल, ये यहाँ का पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस था। बासमती का चावल तराई एरिया है, और यहाँ की जो शुगर फैक्ट्री थी उसकी चीनी भी 1 क्लास की निकला करती थी। यहाँ के रोडों की हालत भी उस वक्त बहुत बेहतरीन थी, बिजली भी हम लोगों को 24 घंटे मिला करती थी। जब मैं अपनी फैमिली के साथ आया, मुझे महसूस ये हुआ कि जो मेरे बच्चे हैं वो यहाँ रहने को तैयार नहीं हैं। तो जब मैं लखनऊ रहता हूँ, वहाँ के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है, और यहाँ हमारे यहाँ हमें मुश्किल से 4-5 घंटे से ज़्यादा बिजली मिल नहीं पा रही है। इसलिए मैंने ये सोचा क्यों ना मैं अपने क्षेत्र में जाके 1 क्लास की नौकरी छोड़ने के बाद मैंने कहा मैं यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी कर्मभूमि रहेगी। मैंने अपना VRS ले लिया और जनता के बीच में उनकी समस्याएं जानने के लिए निकल पड़ा। जैसे कि आप कह रहे हैं सड़कों को लेकर, हमने भी देखा है, हम पहले आपके कार्यालय पर थे, वहाँ से जब हम यहाँ सफ़र तय किए हैं तो लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र रहा, और पूरे रास्ते में बहुत ही दिक्कतें हुई, टूटी हुई सड़कें, उभर खाभर और परेशानी हो रही थी। तो मुझे लगता है कि क्या यहाँ इस क्षेत्र में इसलिए विकास नहीं हुआ कि समाजवादी की सरकार रही है, विधायक ने ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वजह ये है कि यहाँ रोडों की जो जर्जर हालत है, इसके लिए पूरी तरीके से यहाँ के जो विधायक हैं और यहाँ की जो सरकार है, सरकार ने सिर्फ एक तरीके से जो वादे करे थे बेरोजगार लोगों को, उन्होंने रोजगार देने की वजह उन्हें झुंझुना थमा दिया, जिसका नाम लैपटॉप है। लैपटॉप वो भी लोगों ने क्या करा कि
उन्होंने कम पैसों में बेच के और कुछ दिन का गुजारा तो कर लिया। पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बैकलॉग भर्ती भी हुई और पिछली पूरी ईमानदारी के साथ सामान्य को सामान्य की सीट पर रखा गया। इस सरकार में आपने देखा होगा कि सरकार ने ना तो विकास की तरफ ध्यान दिया, ना रोजगार की तरफ ध्यान दिया, और चौथी बड़ी जो समस्या है वो गुंडागर्दी है यहाँ पे। आप क्लास 1 ऑफिसर होने के नाते मतलब आपने वो नौकरी छोड़ दी है और आप समाज सेवा में आए हैं। अक्सर अब ये हुआ है कि राजनीति की जो परिभाषा है वो बदल गई है। लोग राजनीति में इसलिए आते हैं कि उन्हें अपने रुतबे से मतलब होता है, पैसे से मतलब होता है या फिर पोजीशन से मतलब होता है। तो क्या वो तस्वीर आप बदलने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल। मैंने जब VRS लिया था तो उस वक्त मुझे बहुत दुख भी हो रहा था कि एक बहुत बड़ा स्टेप था मेरे लिए, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि कम से कम अगर ऊपर वाले ने कोई ना कोई तो इस कुर्बानी के लिए तैयार होगा। हो सकता है कि मुझे भेजा है। अगर यहाँ पे गुंडागर्दी को और यहाँ के गुंडागर्दी को ख़त्म करना था, विकास को बढ़ाना था, ये सोचते हुए मैंने सोच लिया कम से कम कोई तैयार हो तो मैं खुद ही तैयार हुआ। इसके लिए मेरी पत्नी भी राज़ी नहीं थी, मेरा परिवार भी राज़ी नहीं था कि इतनी बड़ी अच्छी नौकरी सरकारी घर वन विभाग का, मैंने इसीलिए छोड़ दिया कि अब जब तक मेरा आखिरी सांसें भी हैं तो मैं अपने क्षेत्र के लिए, यहाँ के विकास के लिए लड़ता रहूँगा और यहाँ की जात पात को मिटा के रखूँगा। तो सुबह जैसे हमने आपको कहा था कि बरेली में ही झुमका गिरा था, उस बाजार में मैं जरूर पहुंचूंगा। आज जब सभी विधानसभा में लोगों की राय जानी, लोगों के मत सुने और देखा कि कहां पर कितना विकास हुआ है, तो वाकई में अलग लगा यहाँ का माहौल, चुनावी माहौल, और अलग अलग मत भी लगे। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग किसे वोट देते हैं। लेकिन एक मकसद और था मेरा, वो ये कि बरेली के बाजार में जो झुमका गिरा था उसे ढूंढना, और वो झुमका हमें मिल गया। इसी के साथ हम यहाँ से विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले हम अपने स्पॉन्सर लेमन का शुक्रिया कहना चाहेंगे। कैमरामैन रुपेश के साथ विद्यासागर, बरेली।